अगर आप यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात आपने ज़रूर महसूस की होगी कि हिंदी माध्यम के लिए अच्छी एडिटोरियल डिस्कशन और मेंस ओरिएंटेड कंटेंट की बहुत कमी है। इसी वजह से आप अपने आंसर में एक से ज़्यादा डायमेंशंस को नहीं लिख पाते हैं, आप अच्छे फैक्ट्स को कोट नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम आज शुरू करने वाले हैं एक मेंस एडिटोरियल डिस्कशन, जहां पर हम एडिटोरियल को भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ 2 प्रश्न पर डे दिया करेंगे जिसको आप उत्तर लिखकर हमको भेज सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं, आज है 13 जुलाई और आज जो हमारा दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है उसमें पहला जो एडिटोरियल है, पहला मुद्दा है वो है एजुकेशन से रिलेटेड, सरकारी स्कूल से गायब होते बच्चे। इस टॉपिक को हम देखेंगे कैसे इस टॉपिक को पेपर 2 में जो शिक्षा वाला पार्ट है वहाँ से जोड़ा जाएगा। तो हम इस टॉपिक को आज पहला जो एडिटोरियल है हम इस पर डिस्कशन करेंगे, फिर दूसरा एडिटोरियल भी हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। तो आइए पहला जो टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं, वो है सरकारी स्कूल और गायब होते बच्चे। इसको आप अपने मेंस के पेपर 2 शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मानव संसाधनों से संबंधित क्षेत्र से जोड़ सकते हैं इस टॉपिक से। अब इस टॉपिक पर जो भी आप काम करेंगे आप उसमें अपने इस जो नोट्स होंगे उसमें इनके फैक्ट्स और जो मेन चीज़ें हैं उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस एडिटोरियल में बात क्या गई है। इसमें बात ये की गई है कि कैसे जो सरकारी स्कूल हैं उसमें बच्चों की संख्या लगातार घटती जा रही है। लगातार ऐसा क्या हो रहा है कि कोरोना महामारी के बाद अचानक से सरकारी स्कूलों में संख्या बढ़ी थी, लेकिन फिर से वापस से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो छात्र हैं वो सरकारी स्कूलों से वापस जा रहे हैं और वो निजी क्षेत्र की स्कूलों में बढ़ रहे हैं। तो एक डेटा दिया गया है कि जो सरकारी स्कूल हैं उसमें वर्ष 2023-24 उसमें जब 13.25 करोड़ लोग थे, बच्चे थे, वो 2025-26 2 वर्ष बाद 11.89 करोड़ हो गए, और जो दिखाता है कि 46 लाख बच्चे जो हैं वो सरकारी सिस्टम से बाहर हो गए। साथ ही साथ नीति आयोग की एक समीक्षा रिपोर्ट है जो ये बोलती है कि इसी दौरान 94,000 स्कूल बंद हो गए। एक दशक में छात्र संख्या में कमी हो रही है, साथ साथ 94,000 सरकारी स्कूल कंप्लीटली बंद हो चुके हैं। एक और इम्पॉर्टेंट डेटा और ये जो पूरा आर्टिकल है वो साझा ये करता है कि पूरे देश में आज भी 68% जो विद्यालय हैं वो सरकारी हैं, लेकिन समस्या की बात ये है कि जो एक दशक पहले जिनकी छात्रों की संख्या 71% थी, 71% थी सरकारी विद्यालयों में, वो घटकर अब मात्र 49% रह गई है। ऐसा क्या हो रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे। इस एडिटोरियल में बताया गया है कि क्यों ऐसा कारण, क्या क्या कारण रहे हैं कि ये संख्या लगातार कम होती जा रही है। इसके बाद मैंने इस पूरे जो फैक्ट्स थे उसको एक जगह रख दिया है सो दैट कि आप अपने नोट्स में इसको पॉइंट बना सकें। पहला ये है कि सरकारी स्कूल जो हैं वो 46 लाख जो बच्चे हैं वो लगातार कम हुए। अगर आप आंसर लिखेंगे तो इस तरीके का ग्राफ बना सकते हैं जहां आप दिखाएंगे कि 2023-24 में 13.25 करोड़ बच्चे थे जो घटकर 11.89 करोड़ बचे हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसने बोला है कि देश भर में 68% जो विद्यालय हैं वो सरकारी हैं, लेकिन छात्रों की हिस्सेदारी जो है वो 49% बची है। साथ ही साथ पिछले एक दशक में 94,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हुए हैं, ये नीति आयोग का डेटा है। अब जब भी कभी एजुकेशन का आएगा, प्राइमरी एजुकेशन का क्वेश्चन आएगा, तो ये डेटा अगर आप कोट करेंगे तो आपका आंसर इनरिच हो गया। आपका आंसर फैक्ट के बेसिस पे आपने उसको इंडोर्स किया है कि ये मेरा आंसर जो है, मैं ऐसी हवाबाई बात नहीं बोल रहा हूँ कि सारे स्कूल बंद हो गए या ये हो गया वो हो गया, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या है, क्या जो राइटर हैं वो ये बता रहे हैं कि ऐसा क्या कारण है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सरकारी सिस्टम से निकल के, सरकारी स्कूल से निकल के प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं। तो जो राइटर हैं उन्होंने 3 मेन कारण बताए हैं। पहला है कि अंग्रेजी माध्यम की चाहत। हमारी सोसाइटी का जो माइंडसेट है वो हमेशा वो अब इस तरीके से हो गया है कि वो चाहता है कि उनके बच्चे इंग्लिश को सीखें, इंग्लिश मीडियम में जाएं, हमारा बच्चा अंग्रेजी बोलता हो। तो ये जो धारणा है ये बहुत केंद्रीय धारणा बन चुकी है हमारी सोसाइटी में। हमारी सामाजिक जो धारणा है वो चेंज हो गई है, इसलिए अधिकांश जो माता पिता हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाएं। दूसरा है जो गुणवत्ता का इश्यू था, क्वालिटी और जवाबदेही। जब हम इंग्लिश मीडियम के स्कूल देखते हैं तो वहाँ पर सब कुछ टाइम टेबल से होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया दिखाई देता है, तो इससे अभिभावकों को लगता है कि उनके यहाँ उनके जो बच्चे हैं वो बेहतर सीख पाएंगे, ठीक है। जबकि इसके उलट अगर आप देखेंगे सरकारी स्कूल, तो सरकारी स्कूल में जो सरकारी शिक्षक हैं वो कभी किसी चुनाव के काम में लगे हैं, कभी किसी जनगणना के काम में लगे हैं, तो वो जो शैक्षणिक गुणवत्ता है उसका बड़ा समस्या हो रही है। तो इसकी वजह से हर पेरेंट्स सोचता है कि भले ही हम कुछ और चीज़ों में कटौती कर दें लेकिन अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजें।
साथ ही साथ बजट प्राइवेट स्कूल, समय के साथ देखा गया है कि अब हर गली मोहल्लों में प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ आ गई है, ढेर सारे स्कूल खुल गए हैं। तो एक तरफ तो एक बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं जहाँ पर महंगी फीस है, लेकिन साथ साथ ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ 500 से लेकर 1000 रुपये या 1500 रुपये फीस है, ऐसे स्कूल ढेर सारे हो गए हैं। तो जो अभिभावक नहीं पढ़ा सकते थे प्राइवेट स्कूल में, उन्होंने भी अपने बच्चों को किसी न किसी एक दूसरे प्राइवेट स्कूल में रखा है जहां पर वो बेहतर शैक्षणिक गुणवत्ता दे सकें। ये एक मेन कारण जो है वो राइटर बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब ऐसा सिस्टम हो रहा है जहां पर एक जो सरकारी विद्यालय थे, जो किफ़ायती विद्यालय होते हैं जहाँ पर कोई ज़्यादा फीस नहीं है, वहाँ से बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं तो समस्या क्या है, क्या समस्याएं क्रिएट हो रही हैं? पहली और सबसे बड़ी समस्या है कि सामाजिक और वर्गीय विभाजन हो रहा है सोसाइटी में। अब सरकारी सिस्टम में बच्चे वही पढ़ रहे हैं जिनके माता पिता बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही अति ज़्यादा गरीब हैं, जो बिल्कुल भी फीस को भर नहीं सकते हैं। तो ऐसे बच्चे, अगर सारे बच्चे, सारे गरीब घर के बच्चे या सारे कमज़ोर बच्चे एक सिस्टम में आ जाएंगे, तो आप ये बताइए कि अगर प्राइवेट स्कूल में जब सब अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं तो यहाँ बेहतर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, तो बेहतर आगे तरक्की करेंगे। तो ये एक बड़ी समस्या हो जाएगी कि एक ही देश में, एक ही समाज में दो अलग अलग वर्ग दिखाई दे जाएंगे। तो सामाजिक और वर्गीय विभाजन जो है ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होने वाला है। दूसरा, एक ये भी इसके साथ ही एक असर की रिपोर्ट दी गई है, ASER, ये सबसे प्रतिष्ठित रिपोर्ट मानी जाती है शिक्षा जगत में। इसमें ये बोला गया है कि एक नकारात्मक धारणा बन गई है पूरे समाज में सरकारी सिस्टम के प्रति। दूसरा एक सामाजिक प्रतिष्ठा का है। हर अभिभावक ये चाहता है कि उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, क्योंकि उसको ये चीज़ अनुभव होता है कि एक सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में है। अगर उनके बच्चे एक महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर है। ठीक है, तो इसमें इस सर्वेक्षण में ही बताया गया कि 74% लोग मानते हैं कि निजी स्कूल जो है आज सामाजिक हैसियत के प्रतीक है। अगर अच्छे स्कूल में जा रहा है, या अच्छे का मतलब अच्छे बड़े स्कूल में जा रहा है, तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है। तो एक ये कंसर्न दिखाई देता है। अब इसी पूरे आर्टिकल में ये समझाया गया है कि क्या निष्कर्ष है, क्या अनुशंसा है, क्या किया जा सकता है। तो पहला निष्कर्ष तो ये है कि जो संवैधानिक प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है, इस संवैधानिक प्रावधान को कड़ाई से लागू किया जाए। अनुच्छेद 21A, आर्टिकल 21A, ठीक है, उसके जो प्रावधान है राइट टू लाइफ में 21A भी जोड़ा गया था। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है, तो ये शिक्षा सबके लिए एक समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि समाज का एक वर्ग जो है उसको कमज़ोर शिक्षा मिल रही है, दूसरे को ज़्यादा शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिल रही है। तो ऐसे तो ये कभी जो गैर बराबरी है कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगी। तो पहले तो जो संवैधानिक मूल हैं उनका अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित होना चाहिए। दूसरा, प्रशासनिक जवाबदेही तय हो। सरकारी स्कूलों में सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर्स का वेतन बढ़ाना पर्याप्त है, ऐसा नहीं। सरकारी स्कूलों में उनकी शिक्षकों की उपस्थिति मॉनिटर होनी चाहिए, पेरेंट टीचर मीटिंग होनी चाहिए, और जो भी सारे कार्यकलाप हो रहे हैं उनकी डिजिटल ट्रैकिंग होनी चाहिए। अगर आप इसको मैं और बताऊं तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे स्कूलों को जो प्रशासनिक काम है उनको AI को दिया जा सकता है, जिससे जो शिक्षक हैं वो सिर्फ अपने शैक्षणिक एकेडमिक जो गतिविधियाँ हैं उन पर ध्यान रखें, बाकी जो प्रशासनिक काम है वो AI से करवाए जा सकते हैं। और डिजिटल ट्रैकिंग होनी चाहिए जिससे हमें सबकी गतिविधियों का पूरा मॉनिटरिंग हो सके। ठीक है, तो पहला काम ये है कि प्रशासनिक जवाबदेही तय हो। दूसरा, भाषाई सुगमता। जितने भी सरकारी स्कूल हैं, प्राथमिक स्तर से लेके जो उच्च स्तर हैं, वहाँ पर हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, जो आपकी स्थानीय भाषा है, स्थानीय भाषा के साथ साथ इंग्लिश भी साथ में ऐड कर दी जाए। क्योंकि जब पूरा समाज ही चाहता है कि अंग्रेजी माध्यम हो, तो अंग्रेजी माध्यम भी रखना है और साथ साथ स्थानीय भाषा को महत्व देना चाहिए। इसके संदर्भ में आप कोट भी कर सकते हैं, जो नई शिक्षा नीति है जिसमें त्रिभाषा फॉर्मूला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, उसको कड़ाई से लागू किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। तो आप इसमें जब आप अपना आंसर लिखने जाएंगे तो उसमें आप जरूर कोट कर सकते हैं कि जो नई शिक्षा नीति 2020 की है उसमें जो त्रिभाषा का फॉर्मूला है उसको लागू किया जाए। साथ ही साथ नियमित शिक्षक भर्ती, ये एक इस तरीके के प्रोसेस है कि जो स्कूल हैं उसमें शिक्षक से छात्र जो अनुपात है, उस अनुपात को बेहतर रखने के लिए आपको लगातार रेगुलर टाइम पीरियड पे शिक्षकों की भर्ती करनी होगी। इस तरीके से अन्य सुझाव भी दिए जा सकते हैं। इस आर्टिकल में इतनी बातें कही गई थी। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दूसरा आर्टिकल है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में डिजिटल सुरक्षा एवं साइबर जो सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं। इस आर्टिकल को आप जो पेपर 3 का आधारभूत संरचना, ऊर्जा, सड़क, बंदरगाह
इस आर्टिकल से, इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं, विशेषकर ये ऊर्जा और सड़क वाले से जोड़ सकते हैं। इसमें कुछ साइबर की बात भी है, तो इसको जो इंटरनल जो साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा है उससे भी इस आर्टिकल को जोड़ा जा सकता है। तो ये आर्टिकल क्यों रहा है अभी हालिया जो चल रहा है, जो करंट अफेयर का एक इश्यू रहा है, ये इश्यू इस तरीके का था कि जो ई रिक्शा थे, जो ई रिक्शा चलाते थे, तो वो ई रिक्शा चलते चलते बंद हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? क्योंकि कुछ ऐप्स थे, जो चाइनीज़ ऐप्स थे, उनके माध्यम से उनकी बैटरी को कंट्रोल किया जाता था। तो वो बैटरी डिस्चार्ज करके या बैटरी को रोक के उनकी जो मूवमेंट था उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, तो इसलिए ये चला। तो प्रशासन ने क्या किया कि कुछ ऐप्स, जो चाइनीज़ ऐप्स थे, बैट BMS, लास्गी, इस टाइप के जो ऐप थे, उनको प्रतिबंधित या जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म था वहाँ से हटाया। क्यों? जिससे वो जो ई रिक्शा हैं वो कंटिन्यू आराम से काम कर सकें। इस पर एक बड़ा महत्वपूर्ण डाटा है जो हमको इसमें याद रखना है, ये है कि 2025-26 में ईवी जो वाहन है वो 24.5 लाख से प्लस उनकी बिक्री हुई, जिसमें जो दिखाता है 25%, 25% की वृद्धि। दैट मीन्स कि जो ईवी का विस्तार है वो लगातार काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। जो जब ईवी का विस्तार लगातार काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, दैट मीन्स कि उसके साथ हमको जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको भी देखना पड़ेगा। उनके साथ साथ जो जो चुनौतियाँ आ रही हैं, पूरे सार्वजनिक परिवहन, जो भी आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको भी हमको लगातार चेक करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। अब देखते हैं कि जो एक तो प्रॉब्लम ये थी कि आप किसी भी ऐप के माध्यम से उसकी बैटरी को कंट्रोल कर रहे थे, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, सारे जो ई रिक्शा थे या ईवी बेस्ड जितने व्हीकल थे उनकी सिक्योरिटी पे चैलेंजेस आ गया। तो अब पहले समझते हैं कि ईवी में होता क्या है, ईवी की डिजिटल संरचना होती क्या है। ईवी जो बैटरी है वो सिर्फ एकमात्र बैटरी नहीं है, बैटरी के साथ दो चीज़ें हैं। एक तो है वाहन नियंत्रक इकाई, इसको बोल सकते हैं व्हीकल कंट्रोल यूनिट। ये एक तरीके का, जैसे आपके कंप्यूटर में CPU होता है, ये एक तरीके का ब्रेन है। ये ब्रेन है जो सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा। दूसरा है BMS है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये बैटरी की चार्जिंग, उसका टेम्परेचर, उसका जो एनर्जी का फ्लो है उसकी लगातार निगरानी करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये पूरा जो सिस्टम है, तो अब जो हैकर्स थे या जो ऐप जो थे वो क्या करते थे, ये इस पे नियंत्रण करते थे ब्लूटूथ की माध्यम से। आपको पता होगा ब्लूटूथ की रेंज 10 से 15 मीटर होती है, तो ब्लूटूथ के माध्यम से इन पे नियंत्रण करते थे, जिससे क्या करते थे कि उस बैटरी को डिस्चार्ज कर देते थे या उसको डीएक्टिवेट कर देते थे, जिससे वो जो ईवी व्हीकल था वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं आई। तो ईवी के क्षेत्र में ये समस्याएं और भी बड़े स्तर पे आ सकती हैं, क्योंकि हम जब ईवी पे मूव कर रहे हैं, आपने देखा कि कैसे 25% का ग्रोथ हुई। तो अब और क्या क्या डिजिटल जो चैलेंजेस हैं, जो साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, इस पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ईवी पे बेस्ड होने जा रहा है, तो वो हम बात कर लेते हैं। तो पहला ये है कि जो भी ईवी व्हीकल बन रहे हैं उसमें सॉफ्टवेयर की जाँच का अभाव है क्या कि जब ईवी का पूरा व्हीकल बनता है तो उसका जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो पूरी ईवी का बैटरी का रिक्शा है या ईवी का दूसरा कोई व्हीकल है, तो उसका जो फिजिकल है, जो कार है, तो उसका फिजिकली तो पूरा चेक हो जाता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। जब सॉफ्टवेयर की कोई चेकिंग ही नहीं हो रही है, तो फिर ऐसी समस्याएं या साइबर सिक्योरिटी के रिस्क आने लाजमी हैं। तो इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने AIS 189, AIS 190 की बात की थी। AIS मतलब है ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मानक बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स, जैसे आप सुनते हैं ISO स्टैंडर्ड्स, तो ये AIS स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ने बनाए, बट अभी इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। ठीक है, अभी हम और भी इस पे बात करेंगे। दूसरा है कि विदेशी आयात पर निर्भरता। जितना भी ईवी पे काम हो रहा है, आप इसमें लिखा भी है कि जो बैटरी है, बैटरी के जो सेल्स होते हैं 75% से अधिक जो है इंपोर्ट होते हैं। ये अच्छा डेटा है, इसको आप कोट कर सकते हैं। साथ ही साथ ईवी के कुल जितने 70% जो इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, वो ज़्यादातर चाइना से आते हैं। अब आप जानते हैं कि हमारे चाइना से कैसे रिलेशन होते हैं, तो सप्लाई चेन का एक इश्यू आना ही आना है। तो हमें ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि हम ईवी की ओर बढ़ तो रहें, बट हमेशा हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं, चाइना पे डिपेंडेंट हैं, जो हमारी हर तरीके की जो स्ट्रेटजिक वो ऑटोनॉमी होती है, सामरिक स्वायत्तता होती है, वो हमारी कहीं ना कहीं खतरे में है। इसके बाद जो सार्वजनिक परिवहन और चार्जिंग नेटवर्क है, जैसे लेट सपोज किसी भी सिटी के अंदर बसें चल रही हैं, ईवी बसेस चल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं से कंट्रोल हो रही हैं, उनका एक कंट्रोल सेंटर होगा। ठीक है, अगर आप वो देखेंगे जो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम था, उसमें भी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था। तो वो जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है वो क्या करता है, सभी जगह जो बसेस वगैरह होती हैं उनके रूट को ट्रैक करना, वो सारी चीज़ों को ट्रैक करता है। तो जो कंट्रोल सिस्टम है उस पर रेंसमवेयर का जो हमला हो सकता है, एक तरीके का
फिरौती वाला जो अटैक होते हैं या साइबर अटैक होते हैं, अलग अलग तरीके के अटैक हो सकते हैं। साथ ही साथ जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिनाइल ऑफ चार्जिंग अटैक हो सकता है, ये अच्छा टर्म है, इसको आप यूज कर सकते हैं कि अभी इसमें क्या हो रहा है, जी ईवी वाले बैटरी रिक्शा जा रहे थे, उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट ही तो कर रहे थे, तो डिनाइल कर रहे थे, तो डिनाइल ऑफ चार्जिंग का खतरा हो सकता है। तो इससे क्या होगा, पूरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो सकता है, वो जो मूवमेंट है वो खत्म हो सकता है। और एक और सबसे बड़ा डायमेंशन है इस पूरी समस्या का, वो है डेटा सॉवरेनिटी, डेटा संप्रभुता। जैसे ही लेट्स सपोज आप कोई भी ईवी की व्हीकल चला रहे हो या कोई भी दूसरा व्हीकल चला रहे हो जिसमें आप अपना डेटा दे रहे हो, लेट्स सपोज आप उबर या ओला से कोई चीज़ बुक कर रहे हो, तो आप अपना डेटा दे रहे हो ना, तो वो डेटा जो है वो आपका निजी डेटा है कि आप कहाँ से कैसे जा रहे हो, तो वो सारी जानकारियाँ आपकी निजी जानकारी हैं। बट ये सारी प्रोसेस तो एक फॉरेन सर्वर पर हो रही ना, जहाँ से वो कंपनी काम करती है, तो सर्वर तो कहीं ना कहीं बाहर है। तो ये डीपीडीपी जो एक्ट था, जो हमारा पर्सनल डेटा हमारी अनुमति के बिना यूज नहीं हो सकता है, उसका उल्लंघन है ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा होने वाला है, और राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार का भी एक उल्लंघन बन सकता है। तो राइटर यहाँ पर कुछ सजेस्ट करते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो है नियमन, और सरकार अपने स्तर से क्या कर सकती है। सरकार ने जो AIS 189 एंड 190 जो सुरक्षा मानक हैं, जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं, इनको 2029 से लागू करने की बात की गई है। इसको 2029 से वेट ना करके उसको 2026 में ही लागू कर देना चाहिए, सो दैट हम अपने जो साइबर जो रिस्क हैं उसको कम से कम कर सकें, साइबर जोखिम को कम कर सकें। दूसरा क्या है, जो निर्माताओं के स्तर पर, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनके स्तर से क्या हो सकता है। अभी क्या है कि जो साइबर सिक्योरिटी को एड ऑन फीचर की तरीके दिया जा रहा है, ठीक है, उसका कोई जांच नहीं हो रही, उसके लिए कोई थर्ड पार्टी उसका ऑडिट नहीं कर रही है। ये बात जो राइटर है वो सजेस्ट ये कर रहे हैं कि आप अगर लेट्स सपोज बैटरी का पावर कट ऑफ भी किया जा रहा है, तब भी आपके पास एक मैनुअल बटन होना चाहिए जो इंटरनेट या सॉफ्टवेयर मतलब नेटवर्क से स्वतंत्र होना चाहिए। नेटवर्क की हैक, अगर किसी चीज़ में नेटवर्क नहीं होगा तो वो चीज़ हैक नहीं होगी, तो नेटवर्क से अगर कोई चीज़ स्वतंत्र है तो ऐसा एक मैनुअल बटन होना चाहिए जिससे अगर इन केस साइबर अटैक हुआ भी है तो मैनुअली चीज़ें ऑपरेट होती रहें। इसके अलावा एक और जो उपाय है राइटर सजेस्ट करते हैं वो ये है कि जैसे ऑटो आईसेक है, इसकी तर्ज पे भारत में एक समर्पित केंद्र होना चाहिए। ऑटो आईसेक क्या है, ये ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एंड एनालिसिस सेंटर है। देखो अब हिंदी माध्यम से तो इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इंग्लिश में भी ऑटो आईसेक लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये जो ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज के व्हीकल हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका एक ग्रुप है, ये 2015 में बनाया गया था। ये अपने आप में डेटा शेयरिंग या फिर जो भी क्रिटिकल साइबर से रिलेटेड मामले होते हैं उनको आपस में शेयर करते हैं। इसी तरीके अगर भारत में भी अपने एक विनियामक के तरीके हो, रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पे हो, जहाँ पर साइबर से रिलेटेड जो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री की जो साइबर से रिलेटेड जो रिस्क हैं उनके बारे में डेटा का आदान प्रदान हो, जहाँ कोऑर्डिनेशन हो सके, तो एक ऐसा समर्पित केंद्र होना चाहिए जिससे साइबर से जो रिस्क हैं उन पे हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज शेयरिंग हो सके, एक दूसरे से सूचनाओं का प्रवाह हो सके, तो जिससे क्या होगा, कंपनियां बेहतर तरीके से सिक्योरिटी फीचर ला सकेंगी। ठीक है, तो साथ ही साथ जो भारत को बैटरी के क्षेत्र में, जो बैटरी मेन तो बैटरी ही है, तो बैटरी के जो कंपोनेंट्स हैं उसके क्षेत्र में आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर का विकास अपने खुद करना चाहिए। अभी ये BMS वाले जो सॉफ्टवेयर थे ये सब चाइना के हैं, जबकि इंडियन IT इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग है, तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हमको अपने आत्मनिर्भर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ बैटरी पे जो लिथियम पे है उस पर काम करना चाहिए। तो जिससे क्या होगा कि जो पूरा कंट्रोल सिस्टम जो सेंटर है पूरे EV ढांचे का, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का, और जो कमांड कंट्रोल सिस्टम है वो आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्योंकि कमांड एंड कंट्रोल जो है वो तो सबसे रीढ़ की हड्डी होता है, अगर वो टूटा तो सारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो जाएगा। तो पूरा जो आर्टिकल था वो इसी से रिलेटेड था। आइए लास्ट में 2 क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको करने हैं और सबमिट करने हैं। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर सबमिट करने हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि जो पहला आर्टिकल था, सरकारी स्कूल में सुविधाएं बढ़ने के बावजूद बच्चे वहाँ से कम क्यों हो रहे हैं, सामाजिक जो कारण है उसको आपको स्पष्ट करना है। आप इसको 10 नंबर में लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, इसको इंग्लिश में भी है, आप इंग्लिश मीडियम के लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है EVM एवं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कि आधुनिक जो ई वाहन है उनका डिजिटल कंट्रोल रूम और विदेशी सर्वर से जुड़े होना एक नई सुरक्षा चुनौती है। देश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था जैसे इलेक्ट्रिक बसों को ध्यान में रखते हुए इस कथन के खतरों को स्पष्ट कीजिए। इसको आप जो 12 नंबर हैं इसमें आप लिख सकते हैं। ये 150 शब्द में लिखना है आपको, ये 100 शब्द में लिखना है आपको। ठीक है, इसके साथ ही ये आर्टिकल डिस्कशन आज का समाप्त होता है। कल आएंगे नए आर्टिकल डिस्कशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।